हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय की। वीडियो पूरा देखोगे तो पूरा आपको याद भी हो जाएगा सुनकर ही। इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त गुप्त जी भारतीय संस्कृति के व्याख्याता राष्ट्रीयता के उन्नायक तथा स्वस्थ परंपराओं के प्रबल पोषक कवि है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि है। अच्छा, गुप्त जी को 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुप्त जी सच्चे अर्थों में राष्ट्र के महत्तम मूल्यों का प्रतीक और आधुनिक भारत के सच्चे राष्ट्र कवि थे। ये द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। द्विवेदी युग यानी कि जो आपका अंग्रेजों के काल का था या फिर आज का युग कह लो, वही। अब बात करते हैं इनकी डिटेल की। तो नाम मैथिली शरण गुप्त, जन्म 3 अगस्त सन 1886, स्थान उत्तर प्रदेश झांसी में चिरगांव, झांसी डिस्ट्रिक्ट के चिरगांव गांव में। मृत्यु जो हुआ था वो 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त, काशीबाई माता का नाम, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु का नाम। हाँ जी, तो अब यहाँ से शुरू है, ध्यानपूर्वक सुनना। इनकी सारी जो भी रचनाएं हैं सब कुछ थोड़ा ध्यान से एक कॉपी पेन हाथ में ले लें और थोड़ा थोड़ा बुलेट पॉइंट बना के नोट्स लिखते जाना। तो मैथिली शरण गुप्त एक युग पुरुष के रूप में हिंदी में अवतारित हुए युग है। इनकी कृतित्व बहुत विशाल और बहुआयामी थी। कृतित्व यानी कि चरित्र और इनका सोच, जिससे इन्होंने अनेक साहित्य क्षेत्रों को अलंकृत किया। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही गुप्त जी का विशेष लगाव था। बचपन से ही ये काव्य यानी कविताओं में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। गुप्त जी के पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे। इनके पिता भी कवि थे। पिता के काव्य अनुरागी स्वभाव का गुप्त जी के जीवन पर प्रभाव पड़ा और बाल्यकाल में ही उन्होंने कविता रच डाली। वो कहते हैं ना कि जादूगर के बच्चे को जादू सिखाना नहीं पड़ता, तो कवि के बेटे थे और इन्होंने बचपन से अपने पिता को कविता लिखते देखी, तो देखते देखते इन्होंने भी एक बचपन में ही अपनी कविता लिख डाली। पिता ने प्रसन्न होकर कवि बनने का आशीर्वाद दिया, जो आगे चलकर फलीभूत हुआ। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन अत्यंत सरल था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के कारण गुप्त जी को अपने प्रतिभा के अनुरूप क्षेत्र प्राप्त हुआ और उनकी काव्य चेतना का विस्तार हुआ। गुप्त जी अपनी मातृभूमि की सेवा करना अपनी परम कर्तव्य मानते थे। इस दृष्टि से हिंदी के प्रमुख कवियों में गुप्त जी का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान था। जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, तो जन्म यानी कि डेट ऑफ बर्थ। श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1866 में हुआ था। बर्थ प्लेस ये सब मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है। हाँ, तो यहाँ से बताना है साहित्यिक परिचय। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का बड़ा दिव्य ज्ञान किया। गुप्त जी के प्रमुख संबंध काव्य की रचना में सिद्धस्त थे, यानी कि मस्त मगन थे। खड़ी बोली के स्वरूप का निर्धारण करने एवं उनका विकास में गुप्त जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्धि प्रदान किया। लाइनों को, गहराइयों को पकड़ना, कहीं पे भी लिख दोगे अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम यानी कि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम, पेट्रियोटिज्म कूट कूट के भरा हुआ है। और इसी कारण हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी।
और गुप्त जी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रभाव की अपनी काव्य में प्रस्तुति कर इन्होंने युग धर्म का निर्वाह किया और अतीत के आदर्शों को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया। श्री मैथिलीशरण गुप्त जी को प्राप्त सम्मान। गुप्त जी को उनके काव्य की सर्वोत्कृष्टता पर सम्मानित करते हुए आगरा विश्वविद्यालय साहित्य वाचस्पति की मानद उपाधि से विभूषित किया गया। विभूषित यानी कि दिया गया। गुप्त जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इनकी रचना साकेत पर, इनकी रचना का नाम साकेत, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया। सन 1945 में भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को पद्म भूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1945 में अंग्रेजों की सरकार थी। हाँ जी, गुप्त जी को 2 बार राज्यसभा का सदस्य होने का चांस मिला, यानी कि एमपी बनने का चांस मिला। ये मैं बता चुका हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहाँ पर बात करते हैं द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में मैथिलीशरण जी गुप्त कैसे। गुप्त जी द्विवेदी युग के देदीप्याम नक्षत्र है। देदीप्यामन नक्षत्र। यद्यपि गुप्त जी के पौड़े काव्य की रचना 1920 ईस्वी के उपरांत हुई और उनकी काव्य रचना का आरंभ 1900 ईस्वी के आसपास हुआ, परंतु उनके काव्य जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है उनका जन्म द्विवेदी काल में ही हुआ। मैथिलीशरण गुप्त जी अपने काव्य रचनाओं के आरंभ के कुछ समय के बाद 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो उनके गुरु का नाम था, उनके संपर्क में आए तथा गुप्त जी द्विवेदी युग के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि है। विषय, रीति और परिणाम सभी दृष्टियों से वे इस काल के सबसे बड़े कवि सिद्ध होते हैं। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ रचनाकारों में कवि वर मैथिलीशरण गुप्त जी को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इस कारण गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि है। गुप्त जी को राष्ट्र कवि क्यों और किसने कहा, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण मैथिलीशरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इनकी राष्ट्रीयता की भावना, यानी कि ये देशभक्ति के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कविता लिखते थे, आधार पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित मतलब दिया गया। हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकालकर उनमें राष्ट्रीयता भावना की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी का है। इसी कारण गुप्त जी को राष्ट्र कवि होने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। एक सच्चे युग में प्रतिनिधि कवि के रूप में गुप्त जी का परिचय। श्री मैथिलीशरण गुप्त के काव्य की कतिपय विशेषता उन्हें समनव्यकारी युग प्रतिनिधि और राष्ट्रीय कवि सिद्ध करती है। गुप्त जी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आर्य संस्कृति के प्रति निष्ठावान, गांधीवाद के समर्थक और युग धर्म के संयोजक थे। साहित्य समाज का दर्पण है। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी परिस्थितियां उसमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। जिस समय की सामाजिक स्थिति जैसी होती है उसी के अनुरूप उस समय का साहित्य रचा जाता है, यानी कि जो जैसा टाइम होता है वैसा ही, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो यानी कि रीति काल की कविता थी उसमें उसी प्रकार की लिखी जाती थी, भक्ति काल में भक्ति टाइप की कविताएँ लिखी जाती थी। तो यही बताया हुआ इस लाइन में। यहाँ देखते हैं, युगानुकूल साहित्य का सृजन किया है। गुप्त जी का एक मर्यावादी कवि थे। प्राचीन भारतीय सामाजिक परंपराओं या भारतीय है परंपराओं तथा नीति परक मर्यादाओं में उनको दृढ़ आस्था है। यहाँ पर ये सब डिस्कस किया हुआ। मर्यादा इतना काफ़ी है। ये हाँ, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। भाषा, इनकी भाषा की बात करें तो गुप्त जी खड़ी बोली के प्रतिनिधि कवि है। खड़ी बोली को साहित्यिक रूप से प्रदान करने में गुप्त जी का जितना बड़ा योगदान उतना किसी भी अन्य कवि का नहीं है। भाषा का इन पर पूर्ण अधिकार है। गंभीर विषय को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में ये सिद्धहस्त थे। मतलब बहुत से बहुत
डिफ़िकल्ट चीज़ों को भी ये सीधा सिंपल तरीके से व्यक्त कर देते थे जिससे कोई भी इसको पढ़ सकता है। तो ये सब तो यार सभी कवियों का गुण होता है, तो ये सब आप लिख दोगे ना ये लाइन सब, तो काफ़ी ठीक रहेगा। सौंदर्य देखते ही बनता है। गुप्त जी का साहित्य वास्तव में भाषा, भाव, लोक कल्याण, जनता को जगाने एवं भारतीय संस्कृति के चित्रण की दृष्टि से उच्च कोटि का है। हाँ, तो शैली की बात करते हैं, स्टाइल जिसको आप कहते हैं अंग्रेजों। गुप्त जी की शैली में प्रसाद, मधुर, ओज तीनों गुण हैं। गुण अगर आपने पढ़े होंगे तो ओज गुण और भी बहुत सारे गुण होते हैं। गुप्त जी के काव्य में शैली के 3 रूप मिलते हैं: प्रबंध शैली, रूपक शैली, गति शैली। ये लाइन जरूर से मेंशन करना, शैली वाला ये लाइन जरूर लिखना। तीनों शैलियों पर द्विवेदी युग का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। इनकी शैली में योग्यता, सहज प्रवाहम्यता, सरसता और संगीतात्मकता, अजस्त्र धारा प्रवाहित होती और संगीतात्मकता, अजस्त्र धारा प्रवाहित दिखाई पड़ती है। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। गुप्त जी की रचनाएं उद्देश्य परक है। उनकी कविताओं में राष्ट्रवादी एवं मानवतावादी विचारों को अभिव्यक्त का उद्देश्य किसी न किसी संदेश से अवगत कराता है। ऐसे स्थल उनके काव्य में भरे पड़े हैं जिनसे देशवासियों को कोई ना कोई सीख दी गई है। गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की है, एक जो है वो अनूदित है और एक जो है वो मौलिक है। अब अनूदित रचनाएं में कौन कौन सी आती है? वीरंगना, मेघनाद वध, वृत संहार, स्वप्रवास दत्ता, पलासी का युद्ध, विरहणी, ब्रजांगना आदि इनके अनूदित है। पलासी का युद्ध जैसे कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, जो अंग्रेज का बंगाल में मीर जाफर और ये सब जो थे सिराजुद्दौला, वो वाला युद्ध। मौलिक रचनाएं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विश्व प्रिय आदि इनकी मौलिक कविताएं हैं। साकेत यह उत्कृष्ट महाकाव्य श्री रामचरितमानस, ये देखो ये यहाँ पर रामचरितमानस का भी मतलब उस पर भी काव्य लिखा हुआ है, तो फिर थोड़ा भक्ति टाइप के भी हो गए। भारत भारती इसमें देश के प्रति गौरव, देश के ऊपर लिखा हुआ है, भावनाओं पर आधारित है। यशोधरा इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा, उनके गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम जो था वो। द्वापर जय भारत विष्णु प्रिया, इसमें आपका जो है वो हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों का चित्रण किया है और यानी कि पुराने जो विष्णु भगवान या फिर उन सब के बारे में लिखा हुआ है। गुप्त जी की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है। अब ये रचनाएं देख लेते हैं, तो इसमें ये सारे आप इनमें से कुछ तो अच्छे से याद रखना, जैसे गुरुकुल हो गया इम्पोर्टेंट, गुरुकुल, मंगल घट और अजित आदि, सिद्धराज, हिडम्बा, त्रिपथमा, काबा, करबला का युद्ध, काबा और करबला। तो ये सब आप पॉज कर करके लिखते रहना। और यहाँ पर जैसे कि ये सब हो गया चंद्रहास, अनध, छोटे छोटे पदबंध रूपक भी गुप्त जी ने लिखे हैं, ठीक है। और विषय क्षेत्र बहुत विस्तृत है। अब साहित्य में स्थान इनकी प्लेस इन लिटरेचर, तो ये तो पता ही होगा आपको। इसमें आपको ये सब लिखना है कि गुप्त जी तो राष्ट्रवादी कवि थे, राष्ट्र के प्रति प्रेम भरा पड़ा था और इन्होंने राष्ट्र के प्रति बहुत सारी कविताएं लिखी थी। इन्होंने राष्ट्र को जगाया, उनकी चेतना वाणी दी। गुप्त जी के अंदर राष्ट्रीय चेतना की भावना तथा देशभक्ति बचपन से ही विद्यमान था और इन्होंने नारी जाति के समाज में, इनकी नारी का जो समाज में भेदभाव होता है इनके खिलाफ भी इनकी कविताएं थी। तो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टाइप के कवि थे ये। स्वर्णिम अतीत भविष्य को उज्जवल आलोक प्रदान करता है। हाथ पैर रखकर अकर्णव्य बना नहीं बैठा जाता। गुप्त जी राष्ट्रीयता कुछ इस प्रकार से थी, तो देख लो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो है वो आपका ये इतना ही है। और जैसा कि आपने देखा कि पूरा मैंने करवा दिया है ये, और आशा करता हूँ आपको सुन के कम से कम
60-70% भी समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आ गया है तो मैं ये बोलूँगा अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर से करें, और चैनल पर नए हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।